हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू इंजीनियरिंग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स के यूनिट 2 के बारे में। ओके, जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेशन और इसका सब्जेक्ट कोड है KOE 091 और ये बहुत सारे ब्रांच में भी पढ़ाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स के यूनिट 2 में हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला टॉपिक है क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ ऑटोमेटिक ट्रांसफर मशीन। ओके, फिर हम लोग पढ़ेंगे ऑटोमेशन इन पार्ट हैंडलिंग एंड फीडिंग क्या होता है। उसके बाद आता है हमारा ऑटोमेटेड फ्लो लाइन क्या होता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे इसमें डिज़ाइन ऑफ सिंगल मॉडल, बैच मॉडल एंड मिक्स मॉडल प्रोडक्शन लाइन, और ये हमारा 10 नंबर का फिक्स्ड क्वेश्चन आता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रोग्रामेबल मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेशन क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग CNC मशीन टूल और कितने टाइप के CNC मशीन होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे प्रोग्रामेबल रोबोट और टाइम एस्टिमेशन इन मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है। और प्रोग्रामेबल रोबोट हमारा 10 नंबर का फिक्स्ड क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग यूनिट 1 को कवर कर चुके हैं और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट 2। तो अगर आपने यूनिट 1 नहीं पढ़ा है तो जाके आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज ऑटोमेटिक ट्रांसफर लाइन, एक्सप्लेन देयर टाइप्स विद डायग्राम। तो देखिए, ऑटोमेटिक ट्रांसफर लाइन हमारा 10 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कभी कभी इसमें 2 नंबर का भी क्वेश्चन पूछ सकता है इसके टाइप्स के बारे में। ओके, तो देखिए, an automated transfer line is a series of machines connected together where the workpiece is automatically transferred from one machine to the next to complete different operation। तो जैसा कि आप लोग नाम से ही पता चल रहा होगा कि ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र लाइन, तो जिसमें हम लोग मशीन का इस्तेमाल करके या फिर ट्रांसफ़र लाइन का इस्तेमाल करके एक ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचा देते हैं बिना ह्यूमन का यूज़ किए। ये होता है हमारा ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र लाइन। तो चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। तो देखिए, ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें बहुत सारी मशीनें लगी होती हैं। ठीक है, जैसे स्टेशन 1 पे एक मशीन, स्टेशन 2 पे एक मशीन, स्टेशन 3 पे दूसरा मशीन हो गया। ठीक है, तो ये हमारी सारी मशीनें एक लाइन में कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, और जो भी हमारा प्रोडक्ट इसमें बनता है वो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली एक मशीन से दूसरी मशीन के पास ट्रांसफ़र होते रहता है बिना मैनुअल हैंडलिंग के, यानी कि बिना उसमें किसी भी व्यक्ति का इस्तेमाल किए हुए। ये होता है हमारा ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र लाइन। आगे देखते हैं। तो अब हम लोग समझेंगे कि ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र लाइन कैसे काम करती है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मान लीजिए रॉ मटेरियल है वो मशीन में इंटर करती है फर्स्ट स्टेशन पे। ठीक है, वहाँ पे मान लीजिए उसकी कटिंग हो गई, फिर वो दूसरे मशीन में जाती है दूसरे स्टेशन पे, वहाँ पे उसकी ड्रिलिंग हो गई, फिर तीसरे स्टेशन पे गई वेल्डिंग, फिर लास्ट में असेंबली। तो ऐसे हर मशीन का एक स्पेसिफिक काम होता है। ठीक है, और वो सारी मशीनें एक लाइन में कनेक्ट होती हैं। ये होता है हमारा ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र लाइन। उसके बाद जो प्रोडक्ट होता है वो ऑटोमेटिकली एक मशीन से दूसरे मशीन में जाता है। किसकी मदद से? या तो उसको कन्वेयर की मदद से भेजा जाता है या फिर उसको रोबोट की मदद से भेजा जाता है, और लास्ट में हमको फाइनल प्रोडक्ट मिलता है जो कि एकदम फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है। तो ये होता है हमारा ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र लाइन। तो जैसे कि आप लोग डायग्राम से इसमें समझ सकते हैं, ये और आसान होगा। तो देखिए, फॉर एग्जांपल समझिए स्टेशन 1 पे आपका हॉपर लगा हुआ है। ठीक है, इसमें कोई भी प्रोडक्ट होगा जैसे कि नट हो गया, बोल्ट हो गया, ओके, छोटे छोटे प्रोडक्ट। ठीक, तो ये आपका स्टेशन 1 हो गया। तो ये आपका वाइब्रेटरी बॉल फीडर है। ठीक है, तो ये आपका स्टेशन 1 हो गया। फिर यहाँ से ये नीचे से निकलते हुए कन्वेयर बेल्ट पे जाता है। तो ये हमारा मान लीजिए स्टेशन 2 हो गया। तो ये जो बोल्ट या फिर नट है उसको दूसरे स्टेशन में ले जाएगा जहाँ पे उसका आगे का प्रोसेस करना है ताकि वो फिनिश प्रोडक्ट में निकल सके। फिर उसमें मान लीजिए स्टेशन 3 पे ये रोबोट यहाँ से पिक करके असेंबली लाइन या फिर जहाँ इसका काम है वहाँ पे इसको ले जाती है। तो ये होता है हमारा ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र लाइन, और इसमें हम लोग किसी भी ह्यूमन का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आ गया हो तो लाइक करिए और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र लाइन पढ़ चुके हैं और अब इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें पहला टाइप है हमारा इन लाइन ट्रांसफ़र लाइन। तो देखिए, सारे ट्रांसफ़र लाइन हैं वो सेम होते हैं, बस उसमें मशीन जो अरेंजमेंट होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इन लाइन ट्रांसफ़र लाइन क्या होता है। तो देखिए, एन इन लाइन ट्रांसफ़र लाइन इज ए टाइप ऑफ ऑटोमेटेड ट्रांसफ़र सिस्टम वेयर मशीन वर्कस्टेशन आर अरेंज्ड इन अ स्ट्रेट लाइन and the workpiece move linearly
फ्रॉम वन स्टेशन टू द नेक्स्ट। तो देखिए इनलाइन ट्रांसफर लाइन कैसी लाइन होती है, तो इसमें जो भी मशीनें लगी होती है या वर्क स्टेशन होते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज होते हैं, और उसमें जो वर्क पीस होती है वो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में लीनियरली मूव करती है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि इनलाइन ट्रांसफर लाइन कैसे काम करती है। तो देखिए सबसे पहले स्टेशन 1 में जो भी हमारा रॉ मटेरियल है, जो हमें प्रोडक्ट बनाना है, वो स्टेशन 1 में इंटर होगा। तो जैसे कि स्टेशन 1 पे मान लीजिए कटिंग हो रहा है, तो वहाँ पे रॉ मटेरियल की कटिंग होगी, फिर वो कन्वेयर बेल्ट या कन्वेयर सिस्टम की हेल्प से आगे बढ़ेगा और वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा स्टेशन 2 की तरफ। तो स्टेशन 2 पे चलिए मान लीजिए आपका ड्रिलिंग हो रहा है, तो वहाँ पे जो भी प्रोडक्ट है उसमें ड्रिलिंग होगा, फिर वो स्टेशन 3 पे जाएगा, जो भी इसमें काम होगा वो सारा स्ट्रेट लाइन में मशीन लगी होंगी उस पे होगा। ठीक है, और उसके बाद मान लीजिए ड्रिलिंग हो गया, फिर लास्ट में असेंबली हो गया। तो ऐसे ऐसे करके जब हमारा रॉ मटेरियल एक फिनिश्ड प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा तो वो लास्ट स्टेशन से बाहर चला जाएगा। ठीक है, और इसमें जो भी स्टेशन है वो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करती हैं। तो चलिए हम लोग एक एलपीजी बॉटलिंग प्लांट का एक आपको एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे कि जो आपके घर में सिलेंडर आता है वो कैसे बनता है। तो देखिए सबसे पहले आप लोग अपने सिलेंडर को अपने एजेंसी पे ले जाते हैं। ठीक है, फिर वहाँ पे उसको जमा कर देते हैं, और आप लोग तो नॉर्मल उससे दूसरा सिलेंडर ले लेते हैं। तो एजेंसी वाला क्या करता है कि उस सिलेंडर को ले जाता है एलपीजी बॉटलिंग प्लांट में। ठीक है, फिर वो प्लांट में जाता है सिलेंडर, फिर वो कन्वेयर सिस्टम के थ्रू अनलोड हो जाता है वहाँ पे, फिर वो कन्वेयर सिस्टम से आगे बढ़ता है। तो वहाँ पे सबसे पहले उसकी एक्सपायरी जांच होती है, जो कि आप लोगों ने अपने सिलेंडर के प्लेट पे ऊपर देखा होगा ABCD 24 25 ऐसे लिखा रहता है, जैसे कि A26 हो गया, B25 ऐसा आप लोगों ने देखा होगा। तो वो चेक होता है, तो अगर सिलेंडर ड्यू है मतलब कि एक्सपायर हो गया डेट, तो वो चला जाता है STP वर्क स्टेशन में। तो वहाँ पे उसकी वो फिर से चेंज होता है, उसका डेट टेस्टिंग ये सब उसमें होता है, और जो सही सिलेंडर होता है वो हमारा कन्वेयर सिस्टम के थ्रू आगे बढ़ते रहता है। फिर वो जाता है आगे, फिर वहाँ पे उसका टेयर वेट चेक होता है कि वेट उस सिलेंडर का सही है कि नहीं। फिर वो जाता है कैरोजल पे। कैरोजल सिस्टम पे क्या होता है, जहाँ पे हमारा गैस रिफिल होता है। फिर वो गैस रिफिल होता है, फिर आगे जाता है, फिर उस पर वहाँ पे वेट चेक होता है, नेट वेट कितना है, टेयर वेट कितना है, वेट चेक होता है। फिर वहाँ पे ओरिंग चेंज किया जाता है, क्योंकि अगर गैस कहीं से उसमें लीक ना करे। फिर वहाँ पे उस पर एक आप लोगों ने देखा होगा प्लास्टिक का उस पर पैकिंग लगा होता है, जो कि उसको सील कर देता है, वो लगता है। फिर आगे जाता है, फिर ट्रक में लोड होता है, फिर वहाँ से बाहर चला जाता है, और वो सिलेंडर फिर मार्केट में जाता है, और वहाँ से कस्टमर उसको फिर ले लेते हैं। तो ये सारा सिस्टम एक ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र लाइन पे ही होता है, इसमें ज़्यादा इंसान की उसमें यूज़ नहीं होता है। वो सारा कन्वेयर चेन पे रहता है, कैरोजल सिस्टम रहता है, वो ऑटोमेटिक सिलेंडर को लाता है, और सब PLC सिस्टम पे हमारे बेस्ड होते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा इनलाइन ट्रांसफ़र लाइन। और देखिए इनलाइन ट्रांसफ़र लाइन में अगर किसी भी वर्क स्टेशन के बीच में अगर एक भी स्टेशन ख़राब हो जाता है तो वो सारा काम रुक जाएगा। ये नहीं है कि स्टेशन 1 सही है, स्टेशन 2 ख़राब है, तो आप सीधे उसको स्टेशन 1 से स्टेशन 3 पे भेज देंगे। ऐसा इनलाइन ट्रांसफ़र लाइन में नहीं होता है। अगर इसमें कोई भी स्टेशन में दिक्कत होगी तो वो सारा काम रुक जाएगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र लाइन के जो दूसरा टाइप्स है वो है हमारा सेगमेंटेड ट्रांसफ़र लाइन। तो देखिए सेगमेंटेड ट्रांसफ़र लाइन का मतलब ये होता है कि जो पूरी प्रोडक्शन लाइन होती है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में या फिर एक सेक्शन में डिवाइड कर दिया जाता है। ये होता है हमारा सेगमेंट, और इसे हम बोलते हैं सेगमेंटेड ट्रांसफ़र लाइन। फॉर एग्जांपल में समझिए, मान लीजिए आपका स्कूल है, उसमें क्लास 10th है, ठीक, तो उसमें अलग अलग सेक्शन बनाए जाते हैं, जैसे कि सेक्शन A हो गया क्लास 10th का, B हो गया, C हो गया। तो ऐसा तो है नहीं कि एक सेक्शन में पढ़ाई नहीं हो रही है तो बाकी दोनों में भी नहीं होगी, उसमें तो चलती रहती है। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग इसको इंडस्ट्री की हेल्प से समझते हैं कि ये इंडस्ट्री में कैसे काम करती है सेगमेंटेड ट्रांसफ़र लाइन। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पूरी लाइन को एक अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड कर देते हैं। सेगमेंट यानी कि सेक्शन हो गया। ओके, और देखिए हर सेगमेंट यानी कि हर सेक्शन के अंदर मल्टीपल स्टेशन होते हैं जो कि अलग अलग काम करते हैं, जैसे कि आपका कटिंग हो गया, ड्रिलिंग हो गया, असेंबली लाइन हो गई, वेल्डिंग हो गया। इसमें बहुत सारे स्टेशन होते हैं। ठीक है, और हर सेगमेंट के बीच में एक बफर होता है, यानी कि सेगमेंट क्या हो गया, मान लीजिए आपकी एक स्टेशन वेल्डिंग हो गई
दूसरी स्टेशन आपकी चलिए आपकी असेंबली लाइन हो गई, ठीक है। तो इस दोनों के बीच में एक बफर होता है। बफर क्या होता है? एक तरह का आप लोग कह सकते हैं टेम्प्रोरी स्टोरेज सिस्टम, यानी कि गोदाम कह सकते हैं, कि वहाँ पे अगर कुछ समय आपको सामान रखना है तो वहाँ पे आप रख सकते हैं, फिर वहाँ से वो आगे जाता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा बफर। तो बफर का कहाँ इस्तेमाल होता है? तो देखिए, दो सेगमेंट हो गए, यानी कि एक वेल्डिंग सेक्शन, एक आपका हो गया असेंबली सेक्शन। तो अगर मान लीजिए किसी कारण आपका वेल्डिंग सेक्शन बंद हो जाता है तो आपका जो असेंबली सेक्शन है वो आपका काम करते रहता है, क्योंकि बफर में आपके पहले से प्रोडक्ट हैं तो वो उसमें यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये बफर हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ठीक है। तो एक सेगमेंट आपका मान लीजिए इंजन असेंबली का हो गया, दूसरा आपका हो गया बॉडी असेंबली का, तीसरा हो गया आपका पेंटिंग का, ठीक है। आप लोग सेगमेंट में बात करिए, सेगमेंट आप लोग उसमें लिखेंगे अच्छे से, तो आपको एग्जामिनर भी अगर देखेगा तो उसको लगेगा कि हाँ बच्चा कुछ अच्छे वर्ड और अच्छा इसमें पढ़ के आया है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए इसमें किसी भी कारण अगर आपका पेंटिंग सेक्शन बंद हो जाता है, ठीक है, तो आपका इंजन असेंबली और जो भी इसमें अलग असेंबली है जैसे कि बॉडी असेंबली हो गई, तो ये आपका काम करते रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें ऑलरेडी बफर जोन है जिसमें हमारे पहले से प्रोडक्ट स्टोर्ड हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग डायग्राम में भी देख सकते हैं कि इसमें अलग अलग सेक्शन है और उन सबको डिवाइड किया गया है और उन सब के बीच में स्टोरेज या फिर बफर दिया गया है। तो ये हो गया हमारा सेगमेंटेड ट्रांसफर लाइन। तो देखिए, आपका पहला जो था इनलाइन ट्रांसफर लाइन, उसमें जो भी मशीनों की अरेंजमेंट होती है वो स्ट्रेट लाइन में होती है, और जो आपका सेगमेंटेड ट्रांसफर लाइन होता है इसमें आपकी जो मशीन की अरेंजमेंट होती है ये आपकी यू शेप में होती है। इसको भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और इसमें अगर किसी भी दिक्कत या किसी भी कारण एक स्टेशन आपका बंद भी हो जाता है तो बाकी के स्टेशन आपके चलते रहते हैं कुछ समय तक, ठीक है। ऐसा हमारा इनलाइन ट्रांसफर लाइन में नहीं होता है। तो चलिए अब हम लोग सेगमेंटेड ट्रांसफर लाइन का एडवांटेज देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें कह रहा है कि ब्रेक डाउन इन वन सेगमेंट डजंट स्टॉप द इंटायर लाइन। तो देखिए, अगर मान लीजिए दो तीन मशीनों या फिर उसको हम सेगमेंट कह सकते हैं, तो उनके बीच में अगर कोई एक मशीन या फिर एक स्टेशन खराब हो जाती है तो उसकी वजह से बाकी जो लाइनें में मशीन लगी हुई हैं वो हमारी काम करती रहती हैं, उससे कोई उसमें दिक्कत नहीं आता है, ठीक है। दूसरा है हाइयर प्रोडक्टिविटी। तो जहाँ पे हम लोग सेगमेंटेड ट्रांसफर लाइन का यूज़ करते हैं वहाँ पे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तीसरा है बेटर कंट्रोल एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो इसमें कंट्रोल अच्छा होता है, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती है, क्योंकि मान लीजिए अगर एक स्टेशन में कोई अगर मशीन ख़राब हो गई है तो दूसरे स्टेशन में भेज के वो मशीन भी वहाँ पे रहती है, क्योंकि इसमें मल्टीपल मशीनें लगी रहती हैं, तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी हाई रहती है। अब इसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं। तो पहला कह रहा है कि इसमें मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम। तो इसमें जो भी सिस्टम होती है सेगमेंटेड ट्रांसफर लाइन में ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है। दूसरा है रिक्वायर बफर स्पेस। तो सेगमेंटेड ट्रांसफर लाइन के बीच में आपको ही पता है कि सारी मशीनों के बीच बीच में बफर लगा रहता है। बफर क्या होता है? एक तरह का गोदाम होता है जिसमें पहले से ही सामान रखे हुए होते हैं। तीसरा है हाइयर सेटअप कॉस्ट। तो जो सेगमेंटेड ट्रांसफर लाइन का सेटअप कॉस्ट होता है वो भी हमारा ज़्यादा होता है। तीसरा और लास्ट है वो है हमारा रोटरी ट्रांसफर लाइन। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, रोटरी ट्रांसफर लाइन इज ए मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम वेयर द वर्क स्टेशन आर अरेंज्ड इन अ सर्कुलर रोटरी लेआउट एंड द वर्क पीस मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ फ्रॉम वन स्टेशन टू द नेक्स्ट। रोटरी ट्रांसफर लाइन हमारा एक ऐसा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम लाइन है जिसमें जो हमारी वर्क स्टेशन होती हैं यानी कि सेगमेंट होते हैं, ठीक है, वो सर्कुलर यानी कि रोटरी लेआउट में अरेंज होते हैं, और इसमें जो भी वर्क पीस होती है यानी कि जो भी इसमें प्रोडक्ट बनते हैं वो वर्क पीस हमारी एक सर्कुलर पाथ में एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाती है, जिसमें हमारी जो भी मशीनिंग है वो परफॉर्म होती है, जैसे कि आपका ड्रिलिंग हो गया, कटिंग हो गया, वेल्डिंग हो गया, ठीक है। तो ये सब एक सर्कुलर पाथ में होता है। तो ये हमारी जो लाइन होती है ये होती है हमारी रोटरी ट्रांसफर लाइन। आगे देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि रोटरी ट्रांसफर लाइन कैसे काम करती है। तो जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, लेफ्ट साइड में आपका स्टॉक है वो हमारा मशीन में एंटर करता है। तो ये हमारी राउंड टेबल हो गई, इस पे वो पार्ट जाएगा, वहाँ पे फिक्स्ड हो जाएगा, ठीक है। फिर वो पहले स्टेशन पे जाएगा, वहाँ पे मशीनिंग प्रोसेस हो गई जैसे कि कटिंग हो गया। फिर स्टेशन 2 पे जाएगा, वहाँ पे ड्रिलिंग होगा।
फिर स्टेशन 3 पे जाएगा, वहाँ पे वेल्डिंग होगा, फिर स्टेशन 4 पे जाएगा, वहाँ पे आपकी असेंबली ज्वाइनिंग होगी, ठीक है। तो ये रोटेट करके पार्ट ऐसे इस पे घूमते रहता है और लास्ट में हमारा फिनिश्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग डायग्राम से समझ गए होंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। वर्क पीस आर फिक्स्ड ऑन ए रोटेटिंग टेबल, डायल इंडेक्स टेबल। तो सबसे पहले जो भी हमारी वर्क पीस होती है वो टेबल पे फिक्स होती है, रोटेटिंग टेबल पे। और उस रोटेटिंग टेबल को हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग डायल भी कह सकते हैं या फिर उसको इंडेक्स टेबल भी कहा जाता है। उसके बाद द टेबल रोटेट्स स्टेप बाय स्टेप इंडेक्सिंग मोशन। उसके बाद जो वो टेबल होती है यानी कि डायल होती है वो स्टेप बाय स्टेप इंडेक्सिंग मोशन में मूव करती रहती है। तो वो पहले स्टेशन 1 पे जाएगी, वहाँ पे कटिंग हो गया, फिर वो घूम के स्टेशन 2 पे जाएगी, वहाँ पे ड्रिलिंग हो गया, फिर ये घूम के वो स्टेशन 3 पे जाएगी। ऐसे इसमें प्रोसेस होते रहता है, ठीक है। और हर एक स्टेशन पे जो भी स्पेसिफिक ऑपरेशन है वो उसमें परफॉर्म किए जाते हैं। और उसके बाद जब सारे उसमें जो भी उसमें स्पेसिफिक ऑपरेशन है वो कंप्लीट हो जाते हैं, फिर हमारा फिनिश्ड प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है। तो एक बार शॉर्ट में समझ लीजिए तीनों ट्रांसफर लाइन को। तो देखिए पहला है हमारा इनलाइन ट्रांसफर लाइन, उसमें जो भी मशीनें लगी होती हैं वो स्ट्रेट लाइन में लगी होती हैं। दूसरा है हमारा सेगमेंटेड ट्रांसफर लाइन, उसमें जो भी मशीनें लगी होती हैं वो यू शेप में लगी होती हैं, ताकि अगर बीच में कोई भी स्टेशन खराब हो जाता है तो आगे का उसमें टास्क चलते रहता है, क्योंकि उसमें बफर लगा हुआ है। बफर क्या होता है, एक तरह का गोदाम होता है जिसमें पहले से कुछ सामान रखी रहती हैं ताकि आगे यूज हो सके। तीसरा हमारा रोटरी ट्रांसफर लाइन, तो इसमें जो भी मशीनें लगी होती हैं वो राउंड या फिर सर्कुलर में लगी होती हैं, ठीक है। और बीच में वर्कपीस आपका मूव करता है रोटेटिंग टेबल यानी कि डायल या फिर इंडेक्स टेबल में। आगे देखते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए स्मॉल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग नट्स बोल्ट गियर। तो रोटरी ट्रांसफर लाइन हमारा स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट में यूज होता है, जैसे कि नट हो गया, बोल्ट हो गया, गियर हो गया, ठीक है। दूसरा है इलेक्ट्रिकल पार्ट्स असेंबली, तो ये हमारा इलेक्ट्रिकल पार्ट्स असेंबली के लिए भी यूज होता है। तीसरा है हमारा बेयरिंग या फिर वॉल मैन्युफैक्चरिंग, तो ये और रोटरी ट्रांसफर लाइन हमारा बेयरिंग या फिर वॉल मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। अब इसके चलिए एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। तो पहला इसमें एडवांटेज कह रहा है कि लेस स्पेस रिक्वायर्ड। तो देखिए रोटरी ट्रांसफर लाइन में हमें कम स्पेस की रिक्वायर्ड होती है। तो जैसा कि आप लोग इसको मैंने पहले ही बताया था कि ये नट बोल्ट या फिर स्क्रू ऐसी जगहों पे रोटरी ट्रांसफर लाइन का इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे हमें लेस स्पेस रिक्वायर्ड होती है। दूसरा है फास्टर साइकिल टाइम, तो रोटरी ट्रांसफर लाइन में जो साइकिल की टाइम होती है वो भी हमारी फास्ट होती है। तीसरा है हाई एक्यूरेसी फिक्स्ड पोजीशन, तो हमारी रोटरी ट्रांसफर लाइन हाई एक्यूरेसी के साथ काम करती है और इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। अब इसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं। पहला है लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेशन, तो रोटरी ट्रांसफर लाइन में ज़्यादा स्टेशन नहीं होती है, इसमें 3-4 ऐसे ही स्टेशन होते हैं। दूसरा है नॉट सूटेबल फॉर लार्ज हैवी प्रोडक्ट, तो रोटरी ट्रांसफर लाइन हमारी लार्ज यानी कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट या फिर हैवी प्रोडक्ट के इस्तेमाल के लिए नहीं बना हुआ है। तीसरा है लेस फ्लेक्सिबल, तो रोटरी ट्रांसफर लाइन हमारी कम फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। अब हम समझेंगे कि अगर किसी भी ऑटोमेशन इंडस्ट्री में अगर रोबोट काम करता है तो उस टाइम कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखा जाता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं रोबोट टूल हैंडलिंग एंड वर्क हैंडलिंग, ओके। और ये हमेशा 10 नंबर में कभी कभी आ सकता है, तो चलिए देखते हैं इसको। तो पहला पॉइंट है इसमें पार्ट पोजीशन एंड ओरिएंटेशन। तो देखिए अगर मान लीजिए एक छोटा सा कोई रूम है, ठीक है, उसमें कोई सामान है और उस सामान को अगर एक जगह से दूसरी जगह उठा के ले जाना है, तो देखिए पार्ट हमेशा वहीं सही पोजीशन में या फिर सही डायरेक्शन में होना चाहिए, तभी रोबोट उसको ईजिली पिक कर पाएगा, ओके। तो ये हो गया हमारा पार्ट पोजीशन एंड ओरिएंटेशन। दूसरा है ग्रिपर डिजाइन। तो देखिए रोबोट का ग्रिपर ऐसा होना चाहिए कि पार्ट को स्ट्रांग पकड़े, ना स्लिप हो और ना ही डैमेज हो, क्योंकि कभी कभी होता है कि रोबोट उसको टाइटली पकड़ लेता है तो या तो पार्ट डैमेज हो जाता है या फिर रोबोट सही से काम नहीं कर पाता है। तो उसका ग्रिपर सही से डिजाइन होना चाहिए, ग्रिपर यानी कि उसका हाथ, ठीक है। तीसरा है मिनिमम डिस्टेंस मूव्ड। तो देखिए रोबोट को पार्ट को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में मूव करना चाहिए, इससे टाइम बचता है और इफिशियंसी भी बढ़ती है, ओके। चौथा है हमारा रोबोट वर्क वॉल्यूम। और देखिए ये सारा एक आप लोग समझ के रखिए कि एक वर्क प्लेस है, वहाँ पे रोबोट काम कर रहा है, तो उसको ऐसी कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखेंगे जिससे उसको आसानी हो और काम सही से हो, ठीक है।
तो चौथा है हमारा रोबोट वर्क वॉल्यूम। रोबोट का रीच इतना होना चाहिए कि वो सब जगह ईजिली पहुंच सके जहां काम करना है। ओके। पांचवा है हमारा रोबोट वेट कैपेसिटी। रोबोट उतना ही वेट उठाए जितना वो सेफली हैंडल कर सके, ओवरलोड नहीं होना चाहिए। तो देखिए, ये रोबोट हो या फिर इंसान हो, तो सबकी एक कैपेसिटी होती है कि वो इतना ही भार उठा पाएंगे। ठीक है, तो ये सब आप समझ के रखिए कि एक इंसान या फिर एक रोबोट वैसे ही काम करते हैं जैसा सब कोई करता है। ओके। 6 पॉइंट हमारा एक्यूरेसी एंड रिपीटेबिलिटी। तो देखिए, रोबोट को हर बार सेम काम बिल्कुल एक्यूरेटली करना चाहिए। ये प्रोडक्शन क्वालिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके। 7वां पॉइंट इसमें कह रहा है कि कॉन्फ़िगरेशन एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो देखिए, रोबोट्स के जॉइंट्स और मूवमेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम के डिज़ाइन के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, सिंपल काम के लिए सिंपल रोबोट, और अगर कोई काम कॉम्प्लेक्स है तो उसके लिए एडवांस रोबोट यूज़ किया जाता है। और 8वां और लास्ट पॉइंट हमारा मशीन यूटिलाइजेशन। तो देखिए, रोबोट का यूज़ ऐसा होना चाहिए कि मशीन्स आइडल ना रहे, मतलब प्रोडक्शन कंटिन्यूसली चलता रहे। ओके। तो ये सब हमारे फैक्टर्स इंश्योर करते हैं कि रोबोट इफ़िशिएंटली, सेफली और फास्ट काम करे इंडस्ट्री में। कि पार्ट फीडिंग सिस्टम क्या होता है? तो देखिए, अ पार्ट फीडिंग सिस्टम इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग. It is used to supply, orient and deliver parts to a machine or robot in a proper sequence, correct position and at the right time without human involvement. तो फीडिंग का मतलब होता है, जैसे कि मान लीजिए आप लोग खाना खाते हैं, तो आपको भूख लगा है तो आप अपने आप को फीड करते हैं खाना खिला के। वैसे ही किसी भी ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हम लोग पार्ट फीडिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं, ताकि जो भी उसमें मटेरियल या फिर जो भी सामान हो उसको हम लोग रोबोट या फिर मशीन को सही से सप्लाई कर सके या फिर वहाँ से डिलीवरी कर सकें। ठीक है, और ये बहुत ही प्रॉपर सीक्वेंस में और करेक्ट पोजीशन के साथ सही टाइम पे होता है, और इसमें किसी भी ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ये होता है हमारा पार्ट फीडिंग सिस्टम। आइए चलिए आगे देखते हैं इंडस्ट्री में पार्ट फीडिंग सिस्टम कैसे काम करता है। तो देखिए, पहले नंबर पे हमारा हॉपर आता है। आप लोग डायग्राम में देखिए, हॉपर में देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग चलिए नट बोल्ट ये ले लेते हैं। तो हॉपर में नट बोल्ट आ जाएगा खूब ज़्यादा बल्क स्टोरेज में। ठीक है, फिर वहाँ से वो वाइब्रेटरी बॉल फीडर में जाएगा हॉपर से, तो नट उसमें सीक्वेंस के हिसाब से नीचे की तरफ घूमते हुए नीचे जाएगा। फिर वो आ जाएगा हमारे कन्वेयर या फिर ट्रैक पे, तो वो नट बोल्ट एक सीक्वेंस में अरेंज हो जाएंगे और कन्वेयर के थ्रू आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। फिर चौथे नंबर पे हमारा पिक एंड प्लेस रोबोट। तो वहाँ पे जो भी रोबोट होगा, पिक एंड प्लेस रोबोट, वो वहाँ से नट बोल्ट को उठाएगा, फिर जिस मशीन में उसको यूज़ करना है या फिर जिस जगह पे यूज़ करना है वो उसको वहाँ पे ले जाएगा। और ये देखिए, 5वें नंबर पे हमारा मशीन या फिर वर्क स्टेशन है जहाँ पे वो पार्ट यूज़ होगा। तो ये काम होता है हमारा पार्ट फीडिंग सिस्टम का। ओके। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करें इंजीनियरिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।